हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे की मदद से सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सर्कुलर क्यू के दो ऑपरेशंस इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन कैसे वर्क करते हैं। तो अगर उसी एल्गोरिदम को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहे तो हमें दो फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला फंक्शन हम बनाते हैं, लेट्स से सी क्यू इंसर्ट, जिसके अंदर हमने 5 पैरामीटर पास किए, जिसमें से सबसे पहला मीटर था सर्कुलर क्यू। अभी इस केस के अंदर हमें सर्कुलर क्यू को एरे की मदद से इंप्लीमेंट करना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इंटीजर क्यू। उसके बाद दो पॉइंटर वेरिएबल्स लिए थे, फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर स्टार एफ एंड इंटीजर स्टार आर। उसके बाद क्यू की साइज यानी कि इंटीजर एन, एंड उसके बाद जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो यानी कि इंटीजर एक्स। अभी उसके अंदर सबसे पहला स्टेप था कि अगर f की वैल्यू r+1 के बराबर हो या फिर f की वैल्यू 1 हो एज वेल एज r की वैल्यू n के बराबर हो, तब हमें एक मैसेज देना है और उस मैसेज के अंदर हमें सिंपली लिखना है कि Q ओवरफ्लो, एंड उसके बाद वहां से हमें रिटर्न हो जाना है। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करते हैं कि अगर r की वैल्यू और n की वैल्यू सेम है तो हमें r की वैल्यू 1 कर देनी है, अदरवाइज हमें r की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम q ऑफ r के अंदर x की वैल्यू को रख देते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू को भी सेट करते हैं, जिसके अंदर हम सिंपली लिखते हैं कि अगर f की वैल्यू 0 है तो हमें f की वैल्यू को 1 कर देना है, एंड उसके बाद हम वहां से रिटर्न हो जाते हैं। अभी हम रिटर्न स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसकी मदद से हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखे तो भी हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। एज वेल एज जब भी हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे हम वॉइड लिखते हैं। उसके अलावा हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि f और r की इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि जब Q एम्प्टी है उस वक्त f एंड r की वैल्यू 0 होती है, एंड 1 नंबर की पोजीशन से लेके n नंबर की पोजीशन तक हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम एरे की मदद से सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस वजह से हमें हमारी क्यू को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और n-1 तक जाना पड़ेगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि f और r की इनिशियल वैल्यू हमें -1 लेनी पड़ेगी। यानी इसीलिए हमें प्रोग्राम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें हम f की वैल्यू 1 की जगह पे 0 चेक करते हैं और r की वैल्यू n की जगह पे n-1 चेक करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमने r की वैल्यू को n के साथ कंपेयर किया है, उसकी जगह पे n-1 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, एंड r की वैल्यू को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। उसके अलावा जब फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू -1 होती है तब हम फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करके 0 कर देते हैं। यानी अब हमारा सर्कुलर क्यू इंसर्ट का एल्गोरिदम बन चुका है। तो अभी हम सर्कुलर क्यू डिलीट का एल्गोरिदम देखें तो उसका नाम हम रखेंगे CQ डिलीट, और जिसके अंदर हमें 4 पैरामीटर्स पास करने हैं। जो 4 पैरामीटर है, एक हमारी क्यू जिसको हम एरे के तौर पे लेंगे, उसके बाद दो हमारे पॉइंटर यानी कि इंटीजर स्टार एफ और इंटीजर स्टार आर, एंड उसके बाद क्यू की साइज यानी कि इंटीजर एन। अभी डिलीट एल्गोरिदम का सबसे पहला स्टेप था कि अगर f की वैल्यू 0 है तो हमें सिंपली एक मैसेज दे देना है, और उस मैसेज के अंदर हम लिखेंगे कि Q अंडरफ्लो, एंड वहां से हम 0 को रिटर्न करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर हम y नाम के वेरिएबल के अंदर Q ऑफ f की वैल्यू को स्टोर करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर f की वैल्यू और r की वैल्यू सेम है तो हम f एज वेल एज r दोनों की वैल्यू को 0 कर देंगे, एंड जो भी y की वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर f की वैल्यू और n की वैल्यू सेम है तो f की वैल्यू हम 1 कर देंगे, अदरवाइज हम f की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट करेंगे।
एंड लास्ट स्टेप के अंदर हम y को रिटर्न करेंगे। अभी यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से हम y या फिर 0 रिटर्न कर रहे हैं, और y और कुछ नहीं है लेकिन q की कोई वैल्यू है, और q हमारी इंटीजर टाइप की है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप के तौर पे इंटीजर लिखना पड़ेगा, एज वेल एज हमें y को यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने कहीं पे भी y डिक्लेयर नहीं किया है। उसके अलावा अभी हमने देखा कि जब हम एरे की मदद से सर्कुलर क्यूब को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि f और r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, उसकी जगह पे हमें यहाँ पे -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड 1 से लेके n तक हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, उसकी जगह पे हम 0 से लेके n-1 तक वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे f की वैल्यू अगर -1 होती है तो अब अंडरफ्लो का मैसेज देंगे और फिर वहां से हम -1 को ही रिटर्न कर देंगे। उसके साथ साथ अगर f और r की वैल्यू 0 है तो f और r की वैल्यू को हम -1 कर देंगे। उसके अलावा f की वैल्यू अगर n-1 के बराबर है तो f की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, यानी कि अब हमारे डिलीट का एल्गोरिदम भी बन चुका है। अभी जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन के साथ साथ हमें फंक्शन डिक्लेरेशन एज वेल एज फंक्शन कॉलिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन करें तो सबसे पहला फंक्शन डिक्लेरेशन हमारा इंसर्ट का होगा, जिसके अंदर पहले पैरामीटर के तौर पे हमने एरे, सेकंड पैरामीटर के तौर पे हमने पॉइंटर, थर्ड पैरामीटर के तौर पे हमने पॉइंटर, फोर्थ और फिफ्थ पैरामीटर के तौर पे हम दो इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। सेम वे डिलीट का डिक्लेरेशन हम यहाँ पे करें तो इंटीजर सीक्यू डिलीट, एंड उसके बाद उसके अंदर हमें 4 पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर एरे, दूसरा पैरामीटर पॉइंटर, तीसरा पैरामीटर पॉइंटर एंड लास्ट पैरामीटर इंटीजर। अभी फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल हम मेन के अंदर से करेंगे, तो जिसके अंदर हम दोनों फंक्शन को 1 बाय 1 कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हमें पास करने हैं वो कर देते हैं। लेट्स से क्यू पॉइंटर वेरिएबल की जगह पे हम नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं, तो हम एड्रेस ऑफ एफ और एड्रेस ऑफ आर लिखते हैं, उसके बाद एन और उसके बाद एक्स। सेम वे क्यू एड्रेस ऑफ एफ, एड्रेस ऑफ आर एंड एक्स। अभी यहाँ पे जो हमने 5 पैरामीटर्स और 4 पैरामीटर्स पास किए हैं वो सारे पैरामीटर्स को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट अस से हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर क्यू ऑफ 5, उसके बाद एफ, आर, एन और एक्स। अभी एन और कुछ नहीं है लेकिन क्यू की साइज है, तो क्यू की साइज हम 5 ले लेते हैं। उसके बाद एफ और आर की इनिशियल वैल्यू अभी हमने देखी कि -1 लेनी पड़ेगी। फिर सारे पैरामीटर्स डिक्लेयर हो जाने के बाद हम CLR SCR स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिखते हैं। नाउ ये दोनों ऑपरेशंस हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो दोनों ऑपरेशन हम एक साथ में नहीं करेंगे, यानी कि हमें उसको स्विच केस के अंदर लिखना पड़ेगा। और पहले केस के तौर पे हम लिखेंगे कि अगर यूजर 1 इंसर्ट करता है तो हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूजर 2 इंसर्ट करता है तो हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूजर 3 इंसर्ट करना है तो हम प्रोग्राम में से एग्जिट हो जाते हैं, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू इंसर्ट करता है तो हम सिंपली एक मैसेज दे देते हैं, लेट्स से इनवैलिड चॉइस, यानी कि हमें यूजर के पास से चॉइस की वैल्यू को रीड करवाना पड़ेगा और वही चॉइस की वैल्यू को हम स्विच केस के अंदर पास करें। यानी स्विच केस से पहले हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज देते हैं कि एंटर अ चॉइस, एंड उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं कि %d एड्रेस ऑफ चॉइस, यानी कि चॉइस नाम के वेरिएबल को भी हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ हमें सर्कुलर क्यू के अंदर हम जितना चाहते हैं उतने ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि हमें ये पूरे कोड को एक लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हम लूप ले लिखते हैं कि while 1, यानी कि ये लूप इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा, और जब भी हम क्यू के अंदर से एग्जिट होना चाहते हैं उस वक्त हम चॉइस के तौर पे 3 इंसर्ट करेंगे।
और थर्ड केस के अंदर हमने वही चीज लिखी है कि एग्जिट 0। अभी ये एग्जिट 0 नाम का फंक्शन stdlib फाइल के अंदर बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे एक और हेडर फाइल stdlib.h ऐड कर देते हैं। उसके साथ साथ हमें सबसे पहले केस के अंदर लिखना पड़ेगा कि हमें कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो वैल्यू हम यूजर के पास से लेते हैं और जिसके लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि एंटर एन एलिमेंट टू बी इंसर्ट इन सर्कुलर क्यू, एंड उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम x की वैल्यू को रीड कर देते हैं एंड फिर वहां पे हम एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि उसके बाद वाला केस एग्जीक्यूट ना हो। उसके बाद CQ डिलीट नाम का फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उस वैल्यू को हम एक y नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, यानी कि हमें एक y नाम के वेरिएबल को भी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड जो भी y नाम की वैल्यू आती है उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो जिसके लिए हम सिंपली एक मैसेज देते हैं कि डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, और परसेंटेज d की वैल्यू हम y से रिप्लेस कर रहे हैं एंड उसके बाद हम फिर से एक बार ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। अभी चॉइस की वैल्यू को रीड करवाने से पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि एंटर 1 फॉर इंसर्शन ऑपरेशन, 2 फॉर डिलीशन ऑपरेशन, 3 फॉर एग्जिट ऑपरेशन। यानी अब हमारा पूरा कोड हो चुका है, लेकिन क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है वो हमने डिस्प्ले नहीं कर पाया, तो उसके लिए हम एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं और उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं सबसे पहले। तो जिसके अंदर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं कि डिस्प्ले और 4 पैरामीटर पास करते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर हमारा क्यू होगा, दूसरे 3 पैरामीटर एफ, आर एंड एन की वैल्यू होगी और इंसर्ट ऑपरेशन के बाद हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, तो उसके अंदर हम क्यू, एफ, आर और एन की वैल्यू को पास करेंगे। सेम वे डिलीट ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद भी हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और जिसके अंदर भी हम क्यू, एफ, आर एंड एन को पास करेंगे। अभी हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन को यहाँ पे बनाए, तो फंक्शन की प्रोटोटाइप के तौर पे हम लिखेंगे कि void डिस्प्ले और जिसके अंदर हम 4 पैरामीटर पास करेंगे, इंटीजर क्यू, इंटीजर एफ, इंटीजर आर और इंटीजर एन। अभी यहाँ पे हमने एफ और आर की वैल्यू को कॉल बाय वैल्यू के तौर पे पास किया है, ना कि कॉल बाय रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि हमें डिस्प्ले करवाने के वक्त एफ और आर की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, जबकि इंसर्शन और डिलीशन के वक्त हमें दोनों की वैल्यू के अंदर चेंज करना था, तो इसी वजह से उस टाइम हमने कॉल बाय रेफरेंस के तौर पे उनकी वैल्यू पास की। नाउ यहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं कि क्यू एलिमेंट्स और फिर क्यू के सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियो होंगे कि अगर f की वैल्यू r की वैल्यू से ज्यादा है और अगर f की वैल्यू r की वैल्यू से कम है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक if else ब्लॉक लिखते हैं और वहां पे हम चेक करेंगे कि अगर f की वैल्यू r की वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है, तो हम सिंपली एक फॉर लूप की मदद से सारे वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि i इज इक्वल्स टू f, i लेस देन और इक्वल्स टू r और i प्लस प्लस, एंड वहां पे हम सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसकी मदद से हम q ऑफ i की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल i को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम f से लेके n-1 तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे और उसके अंदर भी हम प्रिंटफ के तौर पे लिखेंगे कि परसेंटेज d q ऑफ i, एंड उसके बाद हम 0 नंबर की पोजीशन से लेके r नंबर तक की सारे वैल्यूज प्रिंट करवाएंगे, यानी कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू r और i प्लस प्लस, और वहां पे भी हम सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे परसेंटेज d और परसेंटेज d की वैल्यू हम q ऑफ i से रिप्लेस करेंगे। अभी इसके अलावा हमें एक और चीज भी चेक करनी पड़ेगी कि अगर f की वैल्यू -1 है, यानी कि q के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट को लिख देंगे। नाउ अभी हमारा डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी बन चुका है, तो लेट्स से हम पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, तो हमें एक वार्निंग मिल रही है, जो वार्निंग है कि अनरीचेबल कोड, और ये वार्निंग इसलिए मिल रही है कि
हमने लूप के अंदर एग्जिट 0 नाम का फंक्शन लिखा है और लूप से हम बाहर तभी निकलेंगे जब हम चॉइस की वैल्यू 3 इंसर्ट करेंगे और चॉइस की वैल्यू जब भी हम 3 इंसर्ट करते हैं तो हम लूप के बाहर नहीं, प्रोग्राम के बाहर ही निकल जाते हैं। तो ये गेट ch नाम का फंक्शन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको हम कमेंट में रख देते हैं और फिर हमारे प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। अभी हमें कोई वार्निंग या एरर नहीं मिल रही है और हमें पूछ रहा है कि हमारी चॉइस क्या है। तो अभी हमारी क्यू एम्प्टी है और हम उसके अंदर से डिलीट करना ट्राई करेंगे तो हमें आउटपुट के तौर पे मिलता है कि क्यू अंडरफ्लो और डिलीटेड एलिमेंट के तौर पे -1, क्योंकि जब भी क्यू अंडरफ्लो होती है उस वक्त हम -1 को रिटर्न करते हैं। नाउ क्यू के अंदर हम पहला इंसर्शन ऑपरेशन करें तो वैल्यू इंसर्ट करते हैं 23, उसके बाद फिर से हम इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं और 33 को इंसर्ट करते हैं, फिर से हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 43 इंसर्ट करते हैं, फिर से हम इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं, 53 को इंसर्ट करते हैं, फिर से हम इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं, 63 को इंसर्ट करते हैं। यानी अभी हम क्यू के एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो 5 एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। अभी एक और बार हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने का ट्राई करें तो हमें क्यू ओवरफ्लो का मैसेज मिल रहा है, यानी कि हमारे क्यू एलिमेंट एज इट इज रहते हैं। अभी हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को डिलीट करें तो सबसे पहले 23 डिलीट हुआ और 2 एलिमेंट्स के अंदर उसके अलावा के चारों एलिमेंट्स एज इट इज है। फिर से हम एक बार डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 33 डिलीट हुआ और क्यू एलिमेंट्स के अंदर उसके अलावा 3 एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। अभी हम फिर से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम 73 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ, क्योंकि ये हमारी सर्कुलर क्यू है। यही चीज सिंपल यानी कि नॉर्मल क्यू के अंदर नहीं हो रही थी। हम चारों एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। लेट्स से 43 डिलीट हुआ तो उसके बाद क्यू एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, 53 डिलीट हो गया, 63 डिलीट हो गया और 73 डिलीट हो गया। तो अभी हम देख सकते हैं कि क्यू एलिमेंट्स के अंदर अभी कुछ नहीं है। नाउ लेट्स से फिर से हम एक बार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के ट्राई करते हैं तो हमें डिलीटेड एलिमेंट के तौर पे -1 मिला, एज वेल एज हमें एक मैसेज भी मिला कि क्यू अंडरफ्लो। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स से एक बार हम कोई रैंडम चॉइस डाल देते हैं कि 1 2 3, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि इनवैलिड चॉइस, जो भी परफेक्टली सही है। यानी कि सारे ऑपरेशंस परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट की है वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स के लिए ही वर्क करेंगी। अगर यही सर्कुलर क्यू हमें ज्यादा एलिमेंट्स के लिए इंप्लीमेंट करनी हो तो हम यहाँ पे साइज को डिफाइन कर देते हैं। लेट अस से हैज डिफाइन n और 5, और जहां जहां पे भी हमने साइज लिखी है वहां पे हम n लिख देते हैं, यानी कि यहाँ से n को हम निकाल देते हैं और क्यू इंसर्ट के अंदर भी हम कैपिटल N, डिस्प्ले के अंदर भी हम कैपिटल N, क्यू डिलीट के अंदर भी हम कैपिटल N और यहाँ पे भी डिस्प्ले के अंदर हम कैपिटल N पास कर देते हैं। यानी अब सिर्फ n की वैल्यू ऊपर चेंज कर देंगे तो हम कोई भी साइज की क्यू को इजीली इंप्लीमेंट कर सकेंगे। उसके साथ साथ n की वैल्यू यहाँ पे हमने ग्लोबली डिक्लेयर की है तो हम CQ इंसर्ट, CQ डिलीट एज वेल एज डिस्प्ले के अंदर से पैरामीटर n को अगर डिलीट भी कर दे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे एल्गोरिदम और प्रोग्राम के अंदर सिमेट्री रखने के लिए हम उसको डिलीट नहीं करते और उसको एज इट इज रहने देते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर सर्कुलर क्यू एरे की मदद से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।